ये गृह विज्ञान का दूसरा भाग है जिसमें हम श्वसन तंत्र और अगले पाठों के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि नए आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर कर दें। तो क्वेश्चन चालू करते हैं अपन। मनुष्य के नासा मार्ग से अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नमी नियमन के कार्य में सहायक झिल्ली कौन है? तो वह श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा को नाक को बोलते हैं, नाक से जो नाक निकलती है तो श्लेष्मा बोलते हैं। मनुष्य की श्वसनीय दीवार में होती हैं तो ओ की आकार की उपास्थि होती हैं। उपास्थि मतलब लचीली होती हैं, मुलायम होती है। उपास्थि हड्डी तो कड़ी होती है, उसे अस्थि बोलते हैं। इसको सी के आकार की उपास्थि। इसमें से कौन सी संरचना भोजन को वायुनाल में जाने से रोकती है? तो घाटी ढापन रोकता है। मनुष्य में श्वासनाल में वायु अनुपस्थित हो तो किसके कारण चिपकती नहीं है? तो वो होते हैं उपास्थि में छल्लों के द्वारा, क्योंकि ये पिचकते नहीं है कभी। फेफड़ों के ऊपर आवरण होता है तो फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फुफ्फुस, फेफड़े को फुफ्फुस भी कहते हैं, फेफड़ों को फुफ्फुस भी कहते हैं, तो इसके आवरण को फुफ्फुस आवरण कहते हैं। सीधी सीधी बात है। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो फुफ्फुस को घर्षण मुक्त रखना। उपयुक्त सभी कार्य हैं इसकी। क्या उपयुक्त सभी कार्य? वायु कोषों का समूह होता है तो फेफड़ों में होता है। श्वास ये इसका आंसर फेफड़ा ही होगा। क्या होगा? फेफड़ा। श्वासनली कैसे हो सकता है? श्वासनली तो इसका गलत है आंसर। शरीर का कौन सा अंग श्वसन क्रिया एवं रक्त शुद्धि दोनों का कार्य करता है? तो ये फेफड़े ही होते हैं। 9 वायुमंडल में श्वसनांग द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण कार्य है, तो वो श्वसन में जो भूमिका निभाता है महत्वपूर्ण। इसके दाल रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं? तो ये करते हैं आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो पकड़ के लाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन का नाम तो आएगा ही आएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन द्वारा जो संवाहक ऑक्सीजन का परसेंट होता है तो वो सबसे ज़्यादा होता है, 97%। एक व्यक्ति बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक अंतर श्वसन कर लेता है, मतलब ताकत से सांस छोड़ता है और ताकत से सांस अंदर लेता है, तो भीतर ले गई वायु को क्या कहते हैं? तो भीतर ले गई वायु को कहेंगे आप जैव क्षमता कहेंगे। क्या कहेंगे? जैव क्षमता। स्वस्थ मनुष्य निम्न में से कितनी वायु 1 मिनट की दर से अंदर लेता है, यानी अंदर लेता है या निकालता है करने की क्षमता रखता है? तो कितनी वायु निकालता है? 600 से 800 ml, मतलब 1 लीटर से कम निकालता है 1 मिनट में। जब वो स्लो सांस आराम से सांस लेता है तो 600 से 800 यानी 1 लीटर तक निकाल देता है। फेफड़ों का सामर्थ्य क्या है? तो फेफड़ों का सामर्थ्य है अंतःश्वसन सामर्थ्य का कार्यात्मक अवशेष वायु का आयतन, यही है। 6000 मतलब 6 लीटर सांस ले होती है पूरी टोटल। मनुष्य के अंदर 6 लीटर सांस। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो स्वस्थ मनुष्य एक बार में 15 से 18 बार सांस लेता है। व्यायाम से श्वसन क्रिया होती है तो वह गहरी होती है। सीधी सीधी बात, गहरी सांस जाएगी। व्यायाम के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सभी पड़ते हैं। स्वस्थ रहता है, रोग नहीं होते, यानी बेकार दूर होता है और विकास भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? तो तंत्र का तंत्र की। न्यूरॉन किसकी कोशिका? तंत्र का तंत्र, क्योंकि तंत्र को कहते हैं नर्व सेल। नर्व सेल। अब नर्व इसका नाम है तो न्यूरॉन इसका नाम है, तो नाम से नाम हो जाएगा। न्यूरॉन कहते हैं तो तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। निःशुल्क कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके कोशिकाकार में। निःशुल्क के कण कहाँ पाए जाते हैं? क्योंकि इसका चित्र ऐसे होता है, ऐसे। यहाँ पर डंडी निकले तो निःशुल्क कण यहाँ पाए जाते हैं। इस पहले तारे जैसे बॉडी बोलते हैं। तंत्र का तंत्र के भाग हैं
तो ये सभी तंत्र का तंत्र समय जुड़ा तो सही भाग है। तंत्र का कार्य क्या होता है? तंत्र का तंत्र संवेदना ग्रहण करना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 के आसपास हो सकता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार है आपका 1300 से 1400 के ग्राम। मस्तिष्क सुरक्षित रहता है तो कपाल में मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, तो ये सोचने के लिए है और संतुलन के लिए भी है और स्पंदन के नियमन के लिए भी है, सब उपरोक्त सभी के लिए। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो वो फिर मस्तिष्क मतलब सामने से थोड़ा ऊपर खपड़े पे। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रण? तो हाइपोथैलेमस, तो ये थैला होता है, ये ताप नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? तो अनुमस्तिष्क का कार्य शरीर का संतुलन करना होता है। मेडुला ओब्लांगाटा का नियंत्रण है, तो ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है मेडुला ओब्लांगाटा। ये शरीर ये ब्रेन का पीछे का भाग है। शरीर का घूमना खेलना कूदना नियंत्रित होता है, सब अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। मेरुरज्जु उत्पन्न होता है। मेरुरज्जु कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ओब्लांगाटा से ही उत्पन्न होता है, जो नीचे पीठ की तरफ जाता है। मानव में कितने जोड़े कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो ये मनुष्य में 12 जोड़े पाए जाती हैं कपाल तंत्रिकाएं। मानव में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो मानव में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ऐच्छिक क्रिया क्या है? तो ऐच्छिक क्रिया कसरत करना है। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण क्या है? तो इसमें तीव्र प्रकाश में पुतली का सिकुड़ना, जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो गया है? तो उसका मेरुरज्जु क्षतिग्रस्त हो गई है। उसकी प्रतिवर्ती चाप बनता है संवेदांग में, फिर मेरुरज्जु अब वाहक अंग, तो ये सही हो जाएगा। इसका उत्तेजक पदार्थ हैं, तो ये सभी उत्तेजक पदार्थ। मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिका है? तो मेरु 31, मनुष्य में 31 होती हैं। अच्छी क्रियाएं हैं। कसरत करना, ये तो वही क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि उसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसमें साफ है, देख लो। रासायनिक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, तो ये हार्मोन्स करते हैं। नलिकाविहीन ग्रंथियां जो अपने स्रावों को सीधे रुधिर में छोड़ती हैं, एक कहलाती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। निम्न में से बहिस्रावी ग्रंथियों के एक उदाहरण क्या है? तो बहिस्रावी ग्रंथि है बहिस्रावी ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि जो अग्नाशय है? अग्नाशय कहाँ पाया जाता है? तो ग्रहणी सी के आकार की होती है। नलिकाविहीन ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। और सभी नलिका वाली ग्रंथि। निम्नलिखित में से स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन है? तो स्टीरॉयड एस्ट्रोजन। स्टीरॉयड एस्टी से एस्ट्रोजन हो जाएगा। रासायनिक रूप से जो हार्मोन्स होते हैं ये सभी के बने रहते हैं, अमीनो अम्ल, स्टीरॉयड, प्रोटीन के। निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो पिट्यूटरी होती है। वृद्धि हार्मोन उत्पन्न होता है तो वो होता है पिट्यूटरी द्वारा। FSH हार्मोन उत्पन्न होता है, तो ये आपका अग्रपिंड द्वारा होता है। हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड द्वारा होता है। वैसोप्रेसिन एंटीडायरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये हार्मोन्स मूत्रशन को कम करते हैं। एंटी डायूरेटिक, डाईयूरेटिक मान यूरिया मान हो तो मूत्र, यूरिक मान हो तो मूत्र। एंटी डाई मान हो डायलूट यानी घी, एंटी मान हो इसके विपरीत, तो गाढ़ा मूत्र बनता है। त्वचा का रंग नियंत्रित होता है, तो ये MSH यानी मेलेनिन हार्मोन है। इससे त्वचा रंग गोली काली भूरी हो सकती है। ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है, तो पीयूष पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि के पिछले भाग से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अल्पश्रवण से होने वाला रोग कौन सा है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन से आपका घेंगा रोग होता है। निम्नलिखित में किसका संबंध इंसुलिन निर्माण से है? तो इंसुलिन निर्माण अग्नाशय में जो
बीटा कोशिकाएं होती हैं, इंसुलिन का निर्माण करती हैं। कौन सी कोशिकाएं? बीटा कोशिकाएं।